हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती और हम पढ़ रहे थे कहानी राजा निर्वंशिया। और पिछले जो क्लास में हमने पढ़ा उसमें मैंने पहले ही पिता कहानी से संबोधित कर दिया, लेकिन वो कहानी राजा निर्वंशिया ही है। मतलब उसका टाइटल ठीक है, मैंने गलती से उसमें बोल दिया था। तो अब उसका हम आज सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि राजा निर्वंशिया थोड़ी लंबी कहानी थी। और हमने ये संकलन वगैरह देख लिया था कि वो राजा निर्वंशिया में ही संकलित है, 1957 की कहानी है। और वो संग्रह की अंतिम कहानी है। और संग्रह किस संग्रह में संकलित है ये सब तो पूछता ही है। ये भी ध्यान रखना है कि वो संग्रह की कौन सी कहानी है। और अगर थोड़ा और डीप जा सकता है तो वो संग्रह की सातों कहानियों में से ये पूछ सकता है कि कौन सी है कौन सी नहीं है। वो मैं किसी एक क्लास में सारे संग्रहों की कौन कौन सी कहानी है वो करा दूंगी। तो और प्लीज थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें चैनल को, अगर आप क्लास देख रहे हैं तो हम चलते हैं क्लास की ओर। हाँ, मैं देख रही थी रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं। हम्म, तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। राजा निर्वंशिया 1957 की कहानी। और इसी नाम से संग्रह और इसकी अंतिम कहानी है ये। संग्रह की उसकी आंखों के सामने ममता सी छा गई, केवल ममता। और उसके मुख से अस्फुट स्फुट शब्द निकल गया, बच्चे। डरते डरते उसके बालों की एक लट को बड़े जतन से उसने हथेली पर रखा और उंगली से उस पर जैसे लकीरें खींचने लगा। उसे लगा जैसे कोई शिशु उसके अंक में आने के लिए छटपटा कर निराश होकर सो गया हो। उसने दोनों हथेलियों को पसार कर उसके सिर को अपनी सीमा में भर लेना चाहा कि कोई कठोर चीज उसकी उंगलियों से टकरा ही वह जैसे होश में आया। हाँ, कि मतलब उसे, मतलब पहले तो उसे लग रहा था कि अच्छा होता कि कंगन नहीं दिए जाते, उसकी उसका एहसान ही लिया जाता। लेकिन अब जब उससे अब लग रहा है कि कंगन तो दिए ही नहीं गए तो उसे अब अच्छा नहीं लगेगा। उसे वो सोचेगा कि कोई उसकी इतनी मदद क्यों करेगा। बड़े सहारे से उसने चंदा के सिर के नीचे टटोला। एक रूमाल में बंधा कुछ उसके हाथ में आ गया। अपने को संयत करता वह वहीं जमीन पर बैठ गया। उसी अंधेरे में उस रूमाल को खोला तो जैसे सांप सूंघ गया। चंदा के हाथों के दोनों सोने के कड़े उसमें लिपटे थे। तो मतलब उसे, लेकिन चंदा ने ये नहीं बताया था कि जो कंपाउंडर ने उसके कंगन वापस कर दिए हैं। और तब उसके सामने सब सृष्टि धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगी। ये कड़े तो चंदा बेचकर उसका इलाज कर रही थी। वे सब दवाइयाँ और ताकत के टॉनिक। उसने तो कहा था ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है। मैं, मैंने हाथ के कड़े बेचने को दे दिए थे, पर उसका गला बुरी तरह सूख गया। जवान जैसे तालू से चिपक कर रह गई। उसने चाहा कि चंदा को झका छोड़कर उठाए,
पर शरीर की शक्ति बह गई सी गई थी। रक्त पानी हो गया था। थोड़ा संयत हुआ। उसने वे कड़े उसी रुमाल में लपेटकर उसकी खाट के कोने पर रख दिए और बड़ी मुश्किल से अपनी खाट की पाटी पकड़कर लुढ़क गया। चंदा झूठ बोली। पर क्यों? कड़े आज तक छुपाए रही। उसने बड़ा इतना बड़ा दुराव क्यों किया? आखिर क्यों? किस लिए? और जगपति का दिल भारी हो गया। उसे फिर लगा कि उसका शरीर सिमटता जा रहा है और वह एक सीख का बना ढांचा रह गया, नितांत हल्का तिनका सा, हवा में उड़कर भटकने वाला तिनका सा। उस रात के बाद रोज जगपति सोचता रहा कि चंदा से कड़े मांगकर बेच ले और कोई छोटा मोटा कारोबार ही शुरू कर दे, क्योंकि नौकरी छूट चुकी थी। इतने दिन की हाजिरी के बाद वकील साहब ने दूसरा मुहर्रिर रख लिया था। वह रोज यही सोचता, पर जब चंदा सामने आती तो न जाने कैसी असहाय सी उसकी अवस्था हो जाती। उसे लगता जैसे कड़े मांगकर वह चंदा से पत्नी तत्व पत्नीत्व का पद भी छीन लेगा। मातृत्व तो भगवान ने छीन ही लिया। वह सोचता, आखिर चंदा क्या रह जाएगी एक स्त्री से? यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या? चंदा के साथ वह यह अन्याय कैसे करे? उससे दूसरी आंख की रोशनी कैसे मांग ले? फिर तो वह नितांत अंधी हो जाएगी और उन कणों को मांगने के पीछे जिस इतिहास की आत्मा नंगी हो जाएगी, कैसे वह उस लज्जा को स्वयं ही उधार कर ढांपेगा? और वही उन्हीं ख्यालों में डूबा सुबह से शाम तक इधर उधर काम की टोह में घूमता रहता। किसी से उधार ले ले, पर किस संपत्ति पर? क्या है उसके पास जिसके आधार पर कोई उसे कुछ देगा? और मोहल्ले के लोग जो एक एक पाई पर जान देते हैं, कोई चीज खरीदते वक्त भाव में एक पैसे कम मिलने पर मीलों पैदल जाकर एक पैसा बचाते हैं। एक एक पैसे की मसाले की पुड़िया बंधवाकर 11 बर्तवा पैसों का हिसाब जोड़कर एक आध पैसा उधार कर मिन्नतें करते सौदा घर लाते हैं। गली में कोई खोचे वाला फंस गया तो 2 पैसे की चीज को लड़ झगड़ कर चार आने 4 दाने ज्यादा पाने की नियत से 2 जगह बंधवाते हैं। भाव के जरा से फर्क पर घंटों बहस करते हैं। शाम को सड़ी गड़ी गली तरकारियों को किफायत के कारण लाते हैं। ऐसे लोगों से किस से मांगकर वह उनकी गरीबी के एहसास पर ठोकर लगाए? पर उस दिन शाम को जब वह घर पहुंचा तो बरोठे में ही एक साइकिल रखी नजर आई। दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद भी वह आगंतुक की कल्पना न कर पाया। भीतर वाले दरवाजे पर जब पहुंचा तो सहसा हंसी की आवाज सुनकर ठिठक गया। उस हंसी में एक अजीब सा उन्माद था। और उसके बाद चंदा का स्वर, आप आते ही होंगे, बैठिए ना 2 मिनट और अपनी आंख से देख लीजिए। और उन्हें समझाते जाइए कि अभी तंदुरुस्ती इस लायक नहीं जो दिन भर घूमना बर्दाश्त कर सके। हाँ भाई, कमजोरी इतनी जल्दी नहीं मिट सकती। ख्याल नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। कोई पुरुष स्वर था यह। जगपति असमंजस में पड़ गया। बच्चन सिंह उसके घर आया है उसके हालचाल लेने, लेकिन अब उसका आना जाना फिर से हो जाएगा और अब तो इसकी मर्जी से ही होगा। वह एकदम भीतर घुस जाए उसमें
इसमें क्या हर्ज है? पर जब उसने पैर उठाए तो वह बाहर जा रहे थे। बाहर बरोठे में साइकिल को पकड़ते ही उसे सूझ आई, वही से जैसे अनजान बनता बड़े प्रयत्न से आवाज को खोलता चिल्लाया, अरे चंदा, यह साइकिल किसकी है? कौन मेहरबान? चंदा उसकी आवाज सुनकर कमरे से बाहर निकलकर जैसे खुशखबरी सुना रही थी, अपने कंपाउंडर साहब आए हैं। खोजते खोजते आज घर का पता पाए हैं, तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। कौन? बच्चन सिंह? अच्छा अच्छा, वह तो मैं कहूँ वही तो मैं कहूँ। भला कौन? कहता जगपति पास पहुंचा और बातों में इस तरह उलझ गया जैसे सारी परिस्थिति उसने स्वीकार कर ली हो। बच्चन सिंह जब फिर आने की बात कहकर चला गया तो चंदा ने बहुत अपनेपन से जगपति के सामने बात शुरू की, जाने कैसे कैसे आदमी होते हैं। क्यों? क्या हुआ? कैसे होते हैं आदमी? जगपति ने पूछा। इतनी छोटी जान पहचान में तुम मर्दों के घर में न रहते घुसकर बैठ सकते हो? तुम तो उल्टे पैरों लौट जाओगे। चंदा कहकर जगपति के मुख मुख पर कुछ इच्छित प्रतिक्रियाएं देख सकने के लिए गहरी निगाहों से ताकने लगी। जगपति ने चंदा की ओर ऐसे देखा जैसे यह बात भी कहने की या पूछने की है। फिर बोला, बच्चन सिंह अपनी तरह का आदमी है, अपनी तरह का अकेला होगा। पर कहते कहते चंदा रुक गई। आड़े वक्त काम आने वाला आदमी है, लेकिन उससे फायदा उठा सकना जितना आसान है उतना, मेरा मतलब है कि जिससे कुछ लिया जाएगा उसे कुछ दिया भी जाएगा। जगपति ने आंखें दीवार पर गड़ाते हुए कहा और चंदा उठकर चली गई। मतलब उसने बोला कि भाई अगर हम किसी की हेल्प करेंगे तो हम चाहेंगे भी जब वक्त आने पे वो हमारी करे, या फिर यहाँ तो खैर उसका दूसरा ही मतलब है। और चंदा ये सुन के अंदर चली गई है। उस दिन के बाद बच्चन सिंह लगभग रोज ही आने जाने लगा। जगपति उसके साथ इधर उधर घूमता भी रहता। बच्चन सिंह के साथ वह जब तक रहता अजीब सी घुटन उसके दिल को बांध लेती, और तभी जीवन की तमाम विषमताएं भी उसकी निगाहों के सामने उभरने लगती। आखिर वह स्वयं एक आदमी है बेकार। यह माना कि उसके सामने पेट पालने की कोई इतनी विकराल समस्या नहीं है। वह भूखों नहीं मर रहा है, जाड़े में कांप नहीं रहा, पर उसके दो हाथ पैर हैं, शरीर का पिंजरा है जो कुछ मांगता है कुछ, और वह सोचता, यह कुछ क्या है? सुख? शायद हाँ, शायद नहीं। वह तो दुख में भी जी सकने का आदी है, अभावों में जीवित रह सकने वाला आश्चर्यजनक कीड़ा है। तो फिर वासना? शायद हाँ, शायद नहीं। चंदा का शरीर लेकर उसने उस क्षणिकता को भी देखा है। तो फिर धन? शायद हाँ, शायद नहीं। उसने धन के लिए अपने को खपाया है, पर वह भी तो उस अदृश्य प्यास को बुझा नहीं पाया। तो फिर तो फिर क्या? वह कुछ क्या है जो उसकी आत्मा में नासूर सा रिश्ता रहता है, अपना उपचार मांगता है? शायद काम? हाँ, यही, बिल्कुल यही, जो उसके जीवन की घड़ियों को निपट सूना न छोड़े, उसमें वह अपनी शक्ति लगा सके, अपना मन डुबो सके, अपने को सार्थक अनुभव कर सके, चाहे उसमें सुख हो या दुख, आरक्षा हो या सुरक्षा, शोषण हो या पोषण। उसे सिर्फ काम चाहिए, करने के लिए कुछ चाहिए। यही तो उसकी प्रकृत आवश्यकता है।
पहली और आखिरी मांग है, क्योंकि वह उस घर में नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ जबान हिलाकर शासन करने वाले होते हैं। वह उस घर में भी नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ मांग कर जीने वाले होते हैं। वह उस घर का है जो सिर्फ काम करना जानता है, काम ही जिसकी आस है, सिर्फ वह काम चाहता है, काम। और एक दिन उसकी काम धाम की समस्या भी हल हो गई। तालाब वाले ऊंचे मैदान के दक्षिण ओर जगपति की लकड़ी की टाल खुल गई। बोर्ड टंग गया। टाल की जमीन पर लक्ष्मी पूजन भी हो गया और हवन भी हुआ। लकड़ी की कोई कमी नहीं थी। गांव से आने वाली गाड़ियों को इस कारोबार में पेरे हुए आदमियों की मदद से मोल तोल करवा के वहां गिरवा दिया गया। गांठें एक ओर रखी गईं। चेलों का चट्टा करीने से लग गया और गुच्छे चीरने के लिए डाल दिए गए। दो तीन गाड़ियों का सौदा करके टाल चालू कर दी गई। भविष्य में स्वयं पेड़ खरीदकर कटाने का तय किया गया। बड़ी बड़ी स्कीमें बनी कि किस तरह जलाने की लकड़ी से बढ़ाते बढ़ाते एक दिन इमारती लकड़ी की कोठी बनेगी। चीरने की नई मशीन लगेगी। कार कारोबार बढ़ जाने पर बच्चन सिंह भी नौकरी छोड़कर उसी में लग जाएगा। मतलब इन्होंने साझे में वो बिजनेस किया था लकड़ी का और कहा था कि अगर कारोबार बढ़ जाएगा तो बच्चन सिंह कंपाउंडर वो छोड़ के कंपाउंडर की नौकरी इसी में लग जाएगा। और उसने महसूस किया कि वह काम में लग गया है। अब चौबीसों घंटे उसके सामने काम है, उसके समय का उपयोग है। दिन भर में वह 1 घंटे के लिए किसी का मित्र हो सकता है, कुछ देर के लिए वह पति हो सकता है, पर बाकी समय, दिन और रात के बाकी घंटे, उन घंटों के अभाव को सिर्फ उसका अपना काम ही भर सकता है। और अब वह कामदार तो था, लेकिन जब टाल की उस ऊंची जमीन पर पड़े छप्पर के नीचे तखत पर वह गल्ला रखकर बैठता, सामने लगे लकड़ियों के ढेर, कटे हुए पेड़ के तने, जड़ों को लुढ़का हुआ देखता, तो एक निरीहता बरबस उसके दिल को बांधने लगती। मतलब उसका मन कहीं लग ही नहीं रहा। उसने बच्चन सिंह से ये एहसान तो ले लिया, लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा। उसे लगता एक व्यर्थ पिशाच का शरीर टुकड़े टुकड़े उसके सामने डाल दिया गया है। फिर इन पर कुल्हाड़ी चलेगी और इनके रेसे रेसे अलग हो जाएंगे, और तब इनकी ठठरियों को सुखाकर किसी पैसे वाले के हाथ तक पर तौल कर बेच दिया जाएगा। और तब उसकी निगाहें सामने खड़े खड़े ताड़ पर अटक जाती, जिसके बड़े बड़े पत्तों पर सुर्ख गर्दन वाले सिर पर फड़फड़ा कर देर तक खामोश बैठे रहते हैं। ताड़ का काला गदरेदार तना और उसके सामने ठहरी हुई वायु में निस्सहाय कांपती भारहीन नीम की पत्तियां चकराती झड़ती रहती। धूल भरी धरती पर लकड़ी की गाड़ियों के पहियों की पड़ी हुई लीक धुंधली सी चमक उठती, और बगल वाले मूंगफली के पेंच की एक रस खड़खड़ाती आवाज कानों में भरने लगती। बगल वाली कच्ची पगडंडी से कोई गुजरकर टीले के ढलान से तालाब की निचाई में उतर जाता, जिसके गदले पानी में कूड़ा तैरता रहता, और सुअर की कीचड़ में मुंह डाल डालकर उस कूड़े को रौंदते दोपहर सिमटती और शाम को धुंध छाने लगती। तो वह लालटेन जलाकर छप्पर के खंभे की
कील में टांग देता और उसके थोड़ी देर बाद अस्पताल वाली सड़क से बच्चन सिंह एक काले धब्बे की तरह आता दिखाई पड़ता। गहरे पड़ते अंधेरे में उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता और जगपति के सामने जब वह आकर खड़ा होता तो वह उसे बहुत विशाल सा लगने लगता, जिसके सामने उसे अपना अस्तित्व डूबता महसूस होता। एक आध बिक्री की बातें होती और तब दोनों घर की ओर चल देते। घर पहुंचकर बच्चन सिंह कुछ देर जरूर रुकता, बैठता, इधर उधर की बातें करता। कभी मौका पड़ जाता तो जगपति और बच्चन सिंह की थाली भी साथ लग जाती। चंदा सामने बैठकर दोनों को खिलाती। बच्चन सिंह बोलता जाता, क्या तरकारी बनी है, मसाला ऐसा पड़ा है कि उसकी भी बाहर है और तरकारी का स्वाद भी न मरा। होटलों में या तो मसाला ही मसाला रहेगा या सिर्फ तरकारी ही तरकारी। वाह वाह, क्या बात है अंदाज की। और चंदा बीच बीच में टोक कर बोलती जाती, इन्हें तो जब तक दाल में प्याज का भुना घी न मिले तब तक पेट ही नहीं भरता। या सिरका अगर इन्हें मिल जाए तो समझो सब कुछ मिल गया। पहले मुझे सिरका न जाने कैसा लगता था, पर अब ऐसा जबान पर चढ़ा है कि या इन्हें कागज सी पतली रोटी पसंद ही नहीं आती। अब मुझसे कोई पतली रोटी बनाने को कहे तो बनती ही नहीं। आदत पड़ गई है और फिर मन ही नहीं करता। पर चंदा की आंखें बच्चन सिंह की थाली पर ही जमी रहती। रोटी निपटी तो रोटी परोस दी, दाल खत्म हुई तो भी एक चमचा और परोस दी। वह जगपति से झुकाए खाता रहता, सिर्फ एक गिलास पानी मांगता और चंदा चौंक कर पानी देने से पहले कहती, अरे तुमने तो कुछ लिया ही नहीं। कहते कहते वह पानी दे देती और तब उसके दिल पर गहरी सी चोट लगती, न जाने क्यों। वह खामोशी की चोट उसे बड़ी पीड़ा दे जाती, पर वह अपने को समझा लेती, कोई मेहमान तो नहीं है, मांग सकते थे, भूख नहीं होगी। हाँ, मतलब वो जितनी रख देती है उतनी ही खा के उठ जाता है वो, और वो उस पे ध्यान भी नहीं दे रही होती। तो उसे अंदर से तो अच्छा ही नहीं लगेगा, लेकिन अभी वो कुछ क्या ही कहे। जगपति खाना खाकर टाल पर लेटने चला जाता, क्योंकि अभी तक कोई चौकीदार नहीं मिला था। छप्पर के नीचे तख्त पर जब वह लेटता तो अनायास ही उसका दिल भर भर आता। पता नहीं कौन कौन से दर्द एक दूसरे से मिलकर तरह तरह की टीस, चटक और ऐंठन पैदा करने लगते। कोई एक रंग दुखती तो वह सहलाता भी। जब सभी नसें चटखट चटखटी खती सॉरी चटखटी हो तो कहाँ कहाँ राहत का अकेला हाथ सहलाए। लेटे लेटे उसकी निगाह ताड़ के उस ओर बनी पुख्ता कब्र पर जम जाती, जिसके सिरहाने कटीला बबूल का एक एकाकी पेड़ सुन्न सा खड़ा रहता। जिस कब्र पर एक पर्दानशीन औरत बड़े लिहाज से आकर सवेरे सवेरे बेला और चमेली के फूल चढ़ा जाती, घूम घूम कर उसके फेरे लेती और माथा टेक कर कुछ कदम उदास उदास सी चलकर एकदम तेजी से मुड़कर बिरसाती के मोहल्ले में खो जाती। शाम होते फिर आती, एक दिया बारती और अगर की बत्तियां जलाती। फिर मुड़ते मुड़ते फिर मुड़ते हुए ओढ़नी का पल्ला कंधों पर डालती तो दिए की लौ कांपती, कभी कांप कर बुझ जाती। पर उसके कदम बढ़ चुके होते, पहले धीमे थके उदास से और फिर तेजी से सधे सामान्य से, और वह फिर उसी मोहल्ले में खो जाती। और तब रात की तन्हाइयों में बबूल के कांटों के बीच उस साए साए करते
ऊंचे नीचे मैदान में उस जैसे उस कब से कोई रूह निकलकर निपट निपट अकेली भटकती रहती। तभी ताड़ पर बैठे सुर्ख गर्दन वाले सिद्ध मनहूस सी आवाज में किलबिला उठते और ताड़ के पत्ते भयानक सा खड़बड़ा उठते। जगपति का बदन कांप जाता और वह भटकती रूह जिंदा रह सकने के लिए जैसे कब्र की ईंटों में बबूल के साया तले दुबक जाती। जगपति अपनी टांगों को पेट से खींचकर कंबल से मुंह ढांप छुपा औंधा लेट जाता। तड़के ही ठेके पर लगे लकड़हारे लकड़ी चीरने आ जाते। तब जगपति कंबल लपेटे घर की ओर चला जाता। अब ये राजा की कहानी है पौराणिक वाली। राजा रोज सवेरे टहलने जाते थे। माँ सुनाया करती थी। एक दिन जैसे ही महल के बाहर निकलकर आए कि सड़क पर झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी उन्हें देखते ही अपना झाड़ू पंजा पटककर माथा पीटने लगी और कहने लगी, हाय राम, राजा निर्वंशिया का मुंह देखा है। न जाने रोटी भी नसीब होगी कि नहीं, न जाने कौन सी विपत टूट पड़े। राजा को इतना दुख हुआ कि उल्टे पैरों महल को लौट गए। मंत्री को हुक्म दिया कि उस मेहतरानी का घर नाच से भर दे और सब राजसी वस्त्र उतार। राजा उसी क्षण जंगल की ओर चले गए। उसी रात रानी को सपना हुआ कि कल की रात तेरी मनोकामना पूरी करने वाली है। रानी बहुत पछता रही थी, पर फौरन ही रानी राजा को खोजती खोजती उस सराय में पहुंच गई जहां वह टिके हुए थे। रानी भेष बदलकर सेवा करने वाली भटियारिन बनकर राजा के पास रात में पहुंची। रात भर उनके साथ रही और सुबह राजा के जगने से पहले सराय छोड़ महल में लौट गई। राजा सुबह उठकर दूसरे देश की ओर चले गए। 2 ही दिनों में राजा के निकल जाने की खबर राजभर में फैल गई। राजा निकल गए, चारों तरफ यही खबर थी। और उस दिन टोले मोहल्ले के हर आंगन में बरसात के मेघ की तरह यह खबर फरस कर फैल गई कि चंदा के बाल बच्चा होने वाला है। अब ये चंदा वाली कहानी है। नुक्कड़ पर जमुना सुनार की कोठरी में फिरकी सुरही रुक गई। हाँ, मतलब सब लोग चकित हैं कि अभी तक तो बच्चा हो नहीं रहा था और अब कैसे हो गया। मुंशी जी ने अपना मिजान लगाना छोड़ विस्फारित नेत्रों से ताककर खबर सुनी। बंसी किराने वाले ने कुएं में से आधी गई रस्सी खींच ढोल मन पर पटक कर सुना। सुदर्शन दर्जी ने मशीन के पहिए को हथेली से रगड़कर रोक कर सुना। हंसराज पंजाबी ने अपनी नील लगी मलगुली कमीज की आस्तीनें चढ़ाते हुए सुना। मतलब सब लोग थोड़ा शॉक्ड हैं कि मतलब बच्चा नहीं हो रहा था और अब हो गया है, तो वो और जगपति की बेवा चाची ने औरतों के जमघट में बड़े विश्वास पर भेद बड़े स्वर में सुनाया। आज 6 साल हो गए शादी को, न बाल न बच्चा। न जाने किसका पाप है उसके पेट में और किसका होगा सिवाय उस मुस्टंडे कंपोटर के। न जाने कहां से कुलच्छनी इस मोहल्ले में आ गई। इस गली की तो पुश्तों से ऐसी मर्जाद रही है कि गैर मर्द औरत की परछाई तब नहीं देख पाए। यहाँ के मर्द तो बस अपने घर की औरतों को जानते हैं। उन्हें तो पड़ोसी के घर की जनानियों की गिनती तक नहीं मालूम। यह कहते कहते उनका चेहरा तमतमाया और सब औरतें देवलोक की देवियों की तरह गंभीर बनी। अपनी पवित्रता की महानता के बोझ से दबी धीरे धीरे
खिसक गईं। सुबह यह खबर फैलने से पहले जगपति टाल पर चला गया, पर सुनी उसने भी आज ही थी। दिन भर वह तख्त पर कोने की ओर मुंह किए पड़ा रहा। न ठेके की लकड़ियां चिराई, न बिक्री की ओर ध्यान दिया, न दोपहर का खाना खाने ही घर आया गया। जब रात अच्छी तरह फैल गई, वह हिंसक पशु की भांति उठा। उसने अपनी उंगलियां चटकाई, मुट्ठी बांधकर बाह का जोर देखा तो नसें तनी और बाह में कठोर कंपन सा हुआ। उसने 3-4 पूरी सांसें खींची और मजबूत कदमों से घर की ओर चल पड़ा। मैदान खत्म हुआ, कंकड़ की सड़क खत्म हुई, गली आई, पर गली के अंधेरे में घुसते हुए वह सहम गया, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसे पकड़कर सारा रक्त निचोड़ लिया। उसकी फटी हुई शक्ति की नस पर हिम शीतल होठ रखकर सारा रस चूस लिया और गली के अंधेरों की हिकारत भरी कालिक और भी भारी हो गई, जिसमें घुसने से उसकी सांस जाएगी घुट जाएगी। वह मुंह पीछे मुड़ा, पर रुक गया। फिर कुछ संयत होकर वह चोरों की तरह निशब्द कदमों से किसी तरह घर की भीतरी देहरी तक पहुंच गया। दाईं ओर की रसोई वाली दहलीज में कुप्पी टिमटिमा रही थी और चंदा अस्त-व्यस्त सी दीवार से सिर टेके शायद आसमान निहारते निहारते सो गई थी। कुप्पी का प्रकाश उसके आधे चेहरे को उजागर किए था और आधा चेहरा गहन कालिमा में डूबा अदृश्य था। वह खामोशी से खड़ा ताकता रहा। चंदा के चेहरे पर नारीत्व की पूर्णता आज उसे दिखाई दी। चेहरे की सारी कमनीयता न जाने कहाँ खो गई थी। उसका अछूतापन न जाने कहाँ लुप्त हो गया था। फूला फूला मुख, जैसे टहनी से तोड़े फूल को पानी में डालकर ताजा किया गया हो, जिसकी पंखुड़ियों में टूटन की सुरमई रेखाएं पड़ गई हों, पर भीगने से भारीपन आ गया हो। उसके खुले पैर पर उसकी निगाह पड़ी तो सूजा सा लगा। एड़ियां भरी सूजी सी नाखूनों के पास अजब सा खून सूखापन। जगपति का दिल एक बार महसूस उठा। उसने चाहा कि उठकर उसे उठा ले, अपने हाथों से उसका शरीर छू छू कर सारा क्लूस पहुंच दे, उसे अपनी सांसों की अग्नि में तपाकर एक बार फिर पवित्र कर ले और उसकी आंखों की गहराई में झांककर कहे, देवलोक से किस साप बस निर्वासित हो तुम, इधर आ गई चंदा। साप तो मिट यह सांप तो अमिट था। तभी चंदा ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। जगपति को सामने देख उसे लगा कि वह एकदम नंगी हो गई हो। अतिशय लज्जित हो उसने अपने पैर समेट लिए, घुटनों से धोती नीचे सरकाई और बहुत संयत सी होकर रसोई के अंधेरे में खो गई। जगपति एकदम हताश हो वहीं कमरे की देहरी पर चौखट से सिर टिका बैठ गया। नजर कमरे में गई तो लगा कि पराये स्वर यहाँ गूंज रहे हैं, जिसमें चंदा का भी एक है। एक तरफ घर के हर कोने से अंधेरा सैलाब की तरह बढ़ता आ रहा है। एक अजीब निस्तब्धता निस्तब्धता, असमंजस, गति और पथभ्रष्ट शक्लें पर आकारहीन। खाना खा लेते, चंदा का स्वर कानों में पड़ा। वह अनजाने ऐसे उठ बैठा जैसे तैयार बैठा हो।
उसकी बात की आज तक उसने अवज्ञा न की थी। खाने तो बैठ गया पर कौर नीचे नहीं सड़क सरक रहा था। तभी चंदा ने बड़े सधे शब्दों में कहा, कल मैं गांव जाना चाहती हूँ। जैसे वह इस सूचना से परिचित था। बोला, अच्छा। चंदा फिर बोली, मैंने बहुत पहले घर चिट्ठी डाल दी थी, ब्याह कर लेने आ रहे हैं। तो ठीक है, जगपति वैसे ही डूबा डूबा बोला। चंदा का बांध टूट गया और वह वहीं घुटनों में मुंह दबाकर कातर सी फफक फफक कर रो पड़ी। न उठ सकी न हिल सकी। जगपति क्षण भर को विचलित हुआ, पर जैसे जम जाने के लिए। उसके होठ फड़के और क्रोध से के ज्वालामुखी को जबरन दबाते हुए भी वह फूट पड़ा। यह सब मुझे क्या दिखा रही है, बेशर्म, बेगैरत। उस वक्त नहीं सोचा था, जब जब मेरी लाश तले, तब तब की बात झूठ है। सिसकियों के बीच चंदा का स्वर फूटा, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया। एक भरपूर हाथ चंदा की कनपटी पर आग सुलगाता पड़ा और जगपति अपनी हथेली दूसरी से दबाता खाना छोड़ कोठरी में घुस गया और रात भर कुंडी चढ़ाए उसी कालिक में घुटता रहा। दूसरे दिन चंदा घर छोड़ अपने गांव चली गई। जगपति पूरा दिन और रात टाल पर ही काट देता उसी वीराने में। तालाब के बगल कब्र बबूल और ताड़ के पड़ोस में पर मुर्दा हो गया था। पर मन मुर्दा हो गया था। जबरदस्ती वह अपने को वहीं रोके रहता। उसका दिल होता कहीं निकल जाए, पर ऐसी कमजोरी उसके तन और मन को खोखला कर गई थी कि चाहने पर भी वह जा न पाता। हिकारत भरी नजरें सहता, पर वहीं पड़ा रहता। काफी दिनों बाद जब नहीं रह रहा गया, तो एक दिन जगपति घर पर ताला लगा नजदीक के गांव में लकड़ी कटाने चला गया। उसे लग रहा था कि अब वह पंगु हो गया है, बिल्कुल लंगड़ा, एक रेंगता कीड़ा जिसके न आंख है न कान है, न मन न इच्छा। वह उस बाग में पहुंच गया जहां खरीदे पेड़ कटने थे। दो आरे वालों ने पतले पेड़ के तने पर आरा रखा और खर का आवाज शोर शुरू हो गया। दूसरे पेड़ पर बनने और सकुरे की कुल्हाड़ी बज उठी और गांव से दूर उस बाग में एक लयपूर्ण शोर शुरू हो गया। जड़ जड़ पर कुल्हाड़ी पड़ती तो पूरा पेड़ थर्रा जाता। करीब करीब के खेत की मेड़ पर बैठे जगपति का शरीर भी जैसे कांप कांप उठता। चंदा ने कहा था, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया। क्या वह ठीक कहती थी? क्या बच्चन सिंह ने टाल के लिए जो रुपए दिए थे, उसका ब्याज इधर चुकता हुआ? क्या सिर्फ वही रुपए आग बन गए जिसकी आंच में उसकी सहनशीलता, विश्वास और आदर्श मोम से पिघल गए? सकूरे बाग से लगे डड़े पर से किसी ने आवाज लगाई। सकूरे ने कुल्हाड़ी रोककर वहीं से हाथ लगाई। कोने के खेत से लीक बनी है, जरा मैड मारकर नंगा ला गाड़ी। जगपति का ध्यान भंग हुआ। उसने मुड़कर दड़े पर आंखें गड़ाई। दो भैंसा गाड़ियां लकड़ी भरने के लिए आ पहुंची थीं। सकूरे ने जगपति के पास आकर कहा, एक गाड़ी का भुर्त हो तो हो गया है, बल्कि डेढ़ का। अब इस पतरिया पेड़ को न छांट दें। जगपति ने उस पेड़ की ओर देखा जिसे काटने के लिए सकूरे ने इशारा किया। पेड़ की साख खड़ी पत्तियों से भरी थी। वह बोला, अरे यह तो हरा है, अभी इसे छोड़ दो। हरा होने से क्या, उखड़ तो गया है, न फूल का न फल का।
अब कौन इसमें फल फूल आएंगे, 4 दिन में पत्ती झुरा जाएंगी। सकूरे ने पेड़ की ओर देखते हुए उस्तादी अंदाज में से कहा, जैसा ठीक समझो तुम। जगपति ने कहा और उठकर मैड मैड पक्के कुएं पर पानी पीने चला गया। दोपहर ढलते गाड़ियां भरकर तैयार हुईं और शहर की ओर रवाना हो गई। जगपति को उसके साथ आना पड़ा। गाड़ियां लकड़ी से लदी शहर की ओर चली जा रही थीं और जगपति गर्दन झुकाए कच्ची सड़क की धूल में डूबा डूबा भारी कदमों से धीरे धीरे नींद की बजती घंटियों के साथ निर्जीव सा बढ़ता जा रहा था। कई बरस बाद राजा परदेश से बहुत सा धन कमाकर गाड़ी में लादकर अपने देश की ओर लौटे। माँ सुनाया करती थी, राजा की गाड़ी का पहिया महल से कुछ दूर पतेल की गाड़ी में उलझ गया। हर तरह कोशिश की पर पहिया न निकला। तब एक पंडित ने बताया कि संकट के दिन का जन्मा बालक अगर अपने घर की सुपारी लाकर इसमें छुआ दे तो पहिया निकल जाएगा। वहीं दो बालक खेल रहे थे, उन्होंने यह सुना तो कूद कर पहुंचे और कहने लगे कि हमारी पैदाइश संकट की है, पर सुपारी तब लाएंगे जब तुम आधा धन देने का वादा करो। राजा ने बात मान ली। बालक दौड़े दौड़े घर गए, सुपारी लाकर छुआ दी, फिर घर का रास्ता बताते आगे आगे चले। आखिर गाड़ी महल के सामने उन्होंने रोक ली। राजा को बड़ा अचरज हुआ कि हमारे ही महल में ये दो बालक कहाँ से आ गए। भीतर पहुंचे तो रानी खुशी से बेहाल हो गई। पर राजा ने पहले उन बालकों के बारे में पूछा तो रानी ने कहा कि ये दोनों बालक उन्हीं के राजकुमार हैं। राजा को विश्वास नहीं हुआ। रानी बहुत दुखी हुई। गाड़ियां जब टाल पर आकर लगी और जगपति तखत पर हाथ पैर ढीले करके बैठ गया तो पगडंडी से गुजरते मुंशी जी ने उनके पास आकर बताया कि अभी उस दिन वसूली में तुम्हारी ससुराल के नजदीक एक गांव में जाना हुआ था तो पता चला कि 15-20 दिन हुए चंदा के लड़का हुआ है। और फिर जैसे मोहल्ले में सुनी सुनाई बातों पर पर्दा डालते हुए बोले, भगवान के राज में देर है अंधेर नहीं। जगपति भैया। जगपति ने सुना तो पहले उसने गहरी नजरों से मुंशी जी को ताका, पर वह उसके तीर का निशाना ठीक ठीक नहीं खोज पाया, पर सब कुछ सहन करते हुए बोला, देर और अंधेर दोनों हैं। अंधेर तो सरासर है, तिरिया चरित्र है सब। बड़े बड़े हार गए हैं। कहते कहते मुंशी जी रुक गए, पर कुछ इस तरह जैसे कोई बड़ी भेद बड़ी बात है जिसे उनकी गोल होती हुई आंखें समझा देंगी। जगपति मुंशी जी की तरफ ताकता रह गया। मिनट भर महसूस सा मौन छाया रहा। उसे तोड़ते हुए मुंशी जी बड़ी दर्द भरी आवाज में बोले, सुन तो लिया होगा तुमने। क्या? कहने को जगपति कह गया, पर उसे लगा कि अभी मुंशी जी उस गांव में फैली बातों को ही बड़ी बेदर्दी से कह डालेंगे। उसने नाहक पूछा। तभी मुंशी जी ने उसकी नाक के पास ले जाते हुए कहा, चंदा दूसरे के घर बैठ रही है, कोई मध मधुसूदन, ये नाम भी याद रखना, मधुसूदन है वहीं का। पर बच्चा दीवार बन गया है, चाहते तो वो यही है कि मर जाए तो रास्ता खुले, पर राम जी की मर्जी। सुना है बच्चा रहते भी वह चंदा को बैठाने को तैयार है। जगपति की सांस गले में अटक कर रह गई। बस आंखें मुंशी जी के चेहरे पर पथराई सी जड़ी थीं। मुंशी जी बोले, अदालत से बच्चा तुम्हें मिल सकता है, अब काहे का शर्म लिहाज। अपना कहकर किस मुंह से मांगू बाबा।
हर तरफ तो कर्ज से दबा हूँ, तन से, मन से, पैसे से, इज्जत से, किसके बल पर दुनिया सजोने की कोशिश करूं। कहते कहते वह अपने में खो गया। मुंशी जी वहीं बैठ गए। जब रात झुक आई तो जगपति के साथ ही मुंशी जी भी उठे। उनके उसके कंधे पर हाथ रखे हुए उसे गली तक लाए। अपनी कोठरी आने पर पीठ सहलाते सहलाकर उन्होंने उसे छोड़ दिया। वह गर्दन झुकाए गली के अंधेरे में उन्हीं ख्यालों में डूबा ऐसे चला आया जैसे कुछ हुआ ही न हो, पर कुछ ऐसा बोझ था जो न सोचने देता था और न समझने। जब चाची की बैठक के पास से गुजरने लगा तो सहसा उसके कानों में भनक पड़ी, आ गए सत्यानाशी कुलबोरन। उसने जरा नजर उठाकर देखा तो गली की चाची भौजाइयां बैठक में जमा थी और चंदा की चर्चा छिड़ी थी, पर वह चुपचाप निकल गया। इतने दिनों बाद ताला खोला और बरोठे के अंधेरे में कुछ सूझ न पड़ा तो एकाएक वह रात उसकी आंखों के सामने घूम गई जब वह अस्पताल से चंदा के साथ लौटा था। बेवा चाची का वह जहर बुझ तीर आ गए राजा निर्वंशिया अस्पताल से, और आज सत्यानाशी कुलबोरन, और स्वयं उसका वह वाक्य जो चंदा को छेद गया था, कुछ तुम्हारे कभी कुछ न होगा। और उस रात की शिशु चंदा चंदा का लड़का हुआ है, वह कुछ और जनती, आदमी का बच्चा न जनती, वह और कुछ भी जनती, कंकड़ पत्थर, वह नारी न बचती, बच्ची ही बनी रहती। वह रात की शिशु चंदा, वह चंदा यह सब क्या करने जा रही है। उसके जीते जी वह दूसरे के घर बैठने जा रही है। कितने बड़े पाप में ढकेल दिया चंदा को, पर उसे भी तो कुछ सोचना चाहिए। आखिर क्या, पर मेरे जीते जी तो यह सब अच्छा नहीं। वह इतनी घृणा बर्दाश्त करके भी जीने को तैयार है, या मुझे जलाने को। वह मुझे नीच समझती है, कायर नहीं। तो एक बार खबर तो लेती, बच्चा हुआ तो पता लगता, पर नहीं। वह उसका कौन है? कोई भी नहीं। औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है जो औरत और आदमी को पहियों को साधकर तन के दलदल से पार ले जाती है। नहीं तो हर औरत वैश्या है और हर आदमी वासना का कीड़ा। तो क्या चंदा औरत नहीं रही? वह जरूर औरत थी, पर स्वयं मैंने उसे नरक में डाल दिया। वह बच्चा मेरा कोई नहीं, पर चंदा तो मेरी है। एक बार उसे ले आता, फिर यहाँ रात के मोहक अंधेरे में उसके फूल से अधरों को देखता, निर्द्वंद सोई पलकों को निहारता, सांसों की दूध सी अछूती महक को समेट लेता। आज का अंधेरा, घर में तेल भी नहीं जो दिया जला ले, और फिर किसके लिए कौन जलाए? चंदा के लिए, पर उसे तो बेच दिया था। सिवा चंदा के कौन सी संपत्ति उसके पास थी जिसके आधार पर कोई कर्ज देता? कर्ज न मिलता तो यह सब कैसे चलता? काम पेड़ कहाँ से कटते? और तब सकूरे के वे शब्द उसके कानों में गूंज गए, हरा होने से क्या उखड़ तो गया है। वह स्वयं भी तो एक उखड़ता हुआ पेड़ है, न फल का न फूल का, सब व्यर्थ ही तो है। जो कुछ सोचा उस पर कभी विश्वास न कर पाया। चंदा को चाहता रहा, पर उसके दिल में चाहत न जगा पाया। उसे कहीं से एक पैसा मांगने पर डांटता रहा, पर खुद लेता रहा। और आज वह दूसरे के घर बैठ रही है उसे छोड़कर। वह अकेला है, हर तरफ बोझ है जिसमें उसकी नस नस कुचली जा रही है, रग रग फट गई है, और वही किसी तरह टटोल टटोल कर भीतर घर
में पहुंचा। रानी अपने कुल देवता के मंदिर में पहुंची। माँ सुनाया करती थी, अपने सतीत्व को सिद्ध करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। राजा देखते रहे। कुल देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी दैवीय शक्ति से दोनों बालकों को तत्काल जन्मे शिशुओं में बदल दिया। रानी की छातियों से दूध भर आया और उसमें से धार फूट पड़ी, जो शिशुओं के मुंह में गिरने लगी। राजा की को रानी के सतीत्व का सबूत मिल गया। उन्होंने रानी के चरण पकड़ लिए और कहा कि तुम देवी हो, ये मेरे पुत्र हैं। और उस दिन से राजा ने फिर से राजकाज संभाल लिया। पर उसी रात जगपति अपना सारा कारोबार त्याग अफीम और तेल पीकर मर गया, क्योंकि चंदा के पास कोई देवी शक्ति नहीं थी और जगपति राजा नहीं। बच्चन सिंह कंपाउंडर का कर्जदार था। राजा ने दो बातें की। माँ सुनाती थी। एक तो रानी के नाम से उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया और दूसरी राज के नए सिक्कों पर बड़े राजकुमार का नाम खुदवाकर चालू किए, जिससे राजभर में अपने उत्तराधिकारी की खबर हो जाए। जगपति ने मरते वक्त दो पर्चे छोड़े, एक चंदा के नाम, दूसरा कानून के नाम। चंदा को उसने लिखा था, चंदा मेरी अंतिम चाह यही है कि तुम बच्चों को लेकर चली आना। अभी एक दो दिन मेरी लाश की दुर्गति होगी, तब तक तुम आ सकोगी। चंदा आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है, ये थोड़ा याद रखना। मैं बहुत पहले मर चुका था, मेरे बच्चे को लेकर जरूर चली आना। कानून को उसने लिखा था, किसी ने मुझे मारा नहीं, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूं कि मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा। उसमें जहर है। मैंने अफीम नहीं, रुपए खाए हैं। उन रुपयों में कर्ज का जहर था। उसी ने मुझे मारा। मेरी लाश तब तक न जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर न आ जाए। आग बच्चे से दिलवाई जाए, बस। माँ जब कहानी समाप्त करती तो आसपास बैठे बच्चे फूल चढ़ाते थे। मेरी कहानी भी खत्म हो गई, पर यहाँ होती है कहानी समाप्त। अब हम अगली कहानी पढ़ेंगे, पिता। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।